जो वाटर बर्थ है, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि ये बहुत नया है। बहुत सालों पहले से रशियन ब्लैक सी के बगल में करते थे। बट द आइडिया इज कि जो बच्चा गर्भसंची के अंदर वाटर में रहता है, जो हम एमनियोटिक सैक बोलते हैं, वो 2 लेयर का प्रोटेक्शन रहता है उसके अंदर, पानी में ही बेबी 9 मंथ्स के लिए ग्रो इज ग्रोइंग इनसाइड दैट, राइट? तो वाटर बर्थ का मेन आइडिया ये है कि जब माँ लेबर पेन में रहती है तब उनको बहुत सारा इंटेंसिटी होता है, प्रेशर होता है, पेन ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले वाटर बर्थ का मेन इम्पोर्टेंस ये है कि उनको लेबर पेन में कैसे रिलीफ दिया जाए। तो जब हम देखते हैं, जब सैंक्टम में जब लेबर में महिलाएं आती हैं, मदर्स आती हैं, तो 95% दे प्रेफर टू लेबर इन वाटर। तो लेबर का पेन जो है उनको काफी हद तक वाटर के अंदर जाने के बाद इमीडिएटली एक ये दिस इज सो लेस स्ट्रेस, वो सबसे पहले वो उनको होता है। तो जब लेस स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले हार्मोन क्या आता है? रिलीफ हार्मोन। रिलीफ हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन जो एक ये हार्मोन है जो नॉर्मली अगर हम गले लग जाए, अपने फ्रेंड से मिलके गले लग जाए, तो वो हार्मोन उसमें पैदा होता है। जब बेबी पैदा करते हैं, जब कंसेप्शन होता है, तो हस्बैंड वाइफ के अंदर ऑक्सीटोसिन हाई रहता है। सो सेम ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रहता है वो लेबर स्टार्ट करता है। जब हम नॉर्मल हॉस्पिटल के दौरान जब जाकर हम नॉर्मली जब लेबर रूम में चले जाते हैं, डॉक्टर्स आते जाते रहते हैं, नर्सेस अगल बगल घूमते रहते हैं, लाइट्स, ब्राइट लाइट्स होता है, माँ को एक लेबर टेबल पर लेटाया जाता है, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कंप्लीटली कम हो जाता है। इसके बावजूद हम जो नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं, दैट इज अ टेस्टामेंट टू आवर कैपेबिलिटी एज ह्यूमन बीइंग्स टू गिव बर्थ, राइट? बट अगर हम रियली देखने जाएं तो जिस माहौल में बच्चा कंसीव होता है, उसी माहौल में जब बच्चा बाहर आता है तो ऑक्सीटोसिन सबसे ज्यादा रहता है। जो ग्रैंड मदर्स के जमाने पर लंबे लेबर्स कभी किसी ने सुने ही नहीं थे। अभी बोलते हैं कि वाह इतना लंबा लेबर चला, प्रोग्रेस नहीं हुआ, सिजेरियन के लिए ले जाना पड़ा। तो वो इस वजह से है कि वो ऑक्सीटोसिन के हार्मोन के बीच में एक रुकावट आ गया होता है। तो जब वाटर में जाते हैं और लो लाइट होता है और सभी मदर के आसपास क्वाइटली बैठते हैं, तो सबसे पहले उसका फर्स्ट इम्पैक्ट ये होता है कि वो हार्मोन हाई हो जाने से मदर रिलैक्स हो जाती है। जो रिलैक्स हो जाती है तो वो हार्मोन लेके जाके लेबर पेन इंक्रीज करता है। पर एक तरफ लेबर पेन इंक्रीज होता है और दूसरी तरफ माँ को रिलैक्सेशन हार्मोन आने के वजह से लेबर अच्छे से प्रोग्रेस होता है। दैट इज पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट ये है कि जब वो पुश करने लगती है तो जो लेबर के जो आसपास, जो बिकॉज वी आर कीपिंग द वाटर लेवल अप टू हियर, ये छोटा सा ऐसा नहीं है कि थोड़े से पानी में रहो। अगर हम शावर में भी जाते हैं तो रिलीफ आता है, पर जब वाटर टब में रहते हैं तो पूरा बॉयंसी के वजह से माँ कैन इजीली चेंज, जो भी पोजीशन उसको लेना है वो चेंज कर सकती है। और चेंज करने के वजह से उसको जो ऑटोमेटिकली जिस पोजीशन में उसको मैक्सिमम प्रेशर आकर वो पुश जहां पर आराम से कर पाती है, उससे एक तो इजीली पुशिंग होता है। What I find is I hardly ever have to tell her push push push। ये जो नॉर्मली हम सुनते हैं ना, अभी कॉन्ट्रैक्शन आ गया चलो पुश करो, मुझे बोलना ही नहीं पड़ता है क्योंकि शी टेक्स द पोजीशन दैट इज कंफर्टेबल टू हर। तीसरी बात यह है कि बिकॉज वो वार्म वाटर रहता है, जो मदर का पेरिनियम जो रहता है वो आराम से स्ट्रेच होता है। तो जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं और टेबल पर लेटते हैं और पैर को ऊपर किया जाता है और पुश पुश बोला जाता है और कट दिया जाता है, वो कट की जरूरत नहीं पड़ती है। हु इज गोइंग टू कट हर इन द मिडल ऑफ द वाटर टब, राइट? तो माँ के बॉडी पर असर कम होता है स्ट्रेस का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब बेबी बाहर आता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो एनवायरनमेंट में बेबी अंदर 9 महीने से रह रहा होता है, वो ही एनवायरनमेंट में जेंटली आने की वजह से बेबी के जो हार्मोन्स रहते हैं वो भी
they come in a less stress environment, and so then the baby is brought right to the mother's chest. तो माँ बेबी का कांटेक्ट जो अंदर रहा था सेम बाहर रहकर, नो सेपरेशन ऑफ मदर एंड बेबी। क्यों हम सेपरेट करते हैं मदर बेबी को? बाकी कोई भी मैमल जो जन्म देता है, एक काव रहता है, वो काव को कोई ना कोई सेपरेट तो नहीं करता है। हम दिस बेबी कम्स राइट ऑन टू द मदर, एंड सो द नेक्स्ट इंटरैक्शन ऑफ बॉन्डिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, calming the baby's own nervous system down, यहाँ से लेके जाके माँ के बॉडी से लेके जाके जब वार्मर में रख दिया जाता है, वो बेबी का स्ट्रेस एनवायरनमेंट में पैदा होते ही उसको स्ट्रेस झेलना पड़ता है। सो इन अ वाटर बर्थ ऑल दीज थिंग्स कम टुगेदर। हम लोग जब वाटर डिलीवरी के बारे में सोचते हैं तो वी थिंक कि बेबी ड्राउन कैसे नहीं हो जाएगा। दैट इज आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न कि ड्राउन कैसे नहीं हो जाएगा। तो मेन थिंग जानना ये जरूरी है कि जब बच्चा अंदर जैसे 9 महीने वाटर में रहता है तो ब्रीदिंग नहीं करता है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम लोग ड्राउन कब करते हैं? जब ब्रीथ करते हैं तब ड्राउन करते हैं, अपने लंग्स में वाटर आके ड्राउन हो जाता है, राइट। तो जब बच्चा अंदर ब्रीथ नहीं करता है तो जब अंदर से बाहर आता है, व्हाट कॉजेज द बेबी टू टेक द फर्स्ट ब्रेथ? फर्स्ट ब्रेथ इसलिए होता है कि अपने मुंह पर टेम्परेचर डिफरेंशियल आता है बेबी को, और दूसरी बात यह है कि प्रेशर डिफरेंशियल, जो बाहर अंदर का वूम्ब एनवायरनमेंट और बाहर के एनवायरनमेंट का प्रेशर डिफरेंशियल जो होता है, ये दो चीजों के वजह से बेबी फर्स्ट ब्रेथ लेता है या लेती है। जब वेजाइनल कैनाल से निकलकर जैसे बेबी बाहर आता है तो बिकॉज द बेबी इज अंडर वाटर, न ही टेम्परेचर डिफरेंशियल है न ही प्रेशर डिफरेंशियल है, तो बेबी कैन नॉट टेक द फर्स्ट ब्रेथ। इसको हम डाइव रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसमें बेबी को बिल्कुल भी ब्रेथ बेबी डजंट टेक। आधा अंदर आधा बाहर निकालेंगे, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। बट जब तक बेबी अंदर रहता है तब तक ब्रीदिंग नहीं होता है, तो बेबी कैन नॉट ड्राउन। और हम ऐसे नहीं करते हैं कि बेबी को अंदर रख के देखते हैं अच्छा कितना देर लगेगा बेबी को ब्रेथ लेने के लिए, ऐसा तो नहीं होता है। तो जैसे ही बाहर आता है वेरी जेंटली विद इन द बेबी कम्स आउट। 1-2 सेकेंड का टाइम लगता है जहां बेबी का वो जो जब बेबी के फेस पर वो एयर लग के फर्स्ट ब्रेथ स्टार्ट, वी पुट द क्लॉथ अराउंड द बेबी। बट रिमेंबर मदर का बॉडी इज द बेस्ट टेम्परेचर वार्मर फॉर द बेबी। वो कहाँ भी हो, चाहे वो लैंड पर हो जब जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल डिलीवरी में होता हो, या फिर वाटर में हो, इवन वेदर इट इज लैंड और वाटर, मेरा मानना ये है और हेल्थी बर्थ प्रैक्टिस ये है कि बेबी और मदर को सेपरेट न किया जाए, बिकॉज हियर बिटवीन द चेस्ट ऑफ द मदर इज वेयर the temperature is actually 2 to 3 degrees centigrade higher than the rest of the body. तो बेबी को ऑलरेडी वहां पर वार्मथ मिलता है। दूसरी बात यह है कि वाटर बर्थ में वाटर का टेम्परेचर है वो हॉट नहीं होता है। इट इज एक्चुअली जैसे बॉडी टेम्परेचर रहता है 98 से 99 के बीच में रखा जाता है। शावर आप 100 डिग्रीज पर भी ले सकते हैं, पर वाटर 100 डिग्रीज पर नहीं रहता है। तो वो सेम बॉडी टेम्परेचर के रहने के दौरान यहाँ पर इर्द गिर्द वाटर रहता है। बेबी कम्स राइट टू द चेस्ट, सो वहां पर बेबी को कोई भी दिक्कत के बगैर फर्स्ट ब्रेथ लिया जाता है। मदर होल्ड्स द बेबी, ऊपर से टॉवल रहा जाता है, शी देन काम्स द बेबी डाउन, उसका स्मेल रहता है, तो बेबी क्राइज ब्यूटीफुली। देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्क ऑफ ड्राउनिंग। बेबी को ड्राउन होने का रिस्क इसमें बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात यह है कि बोलते हैं कि इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट किया जाए। दिस इज द नेक्स्ट थिंग जो कि वाटर बर्थ में कैसे इन्फेक्शन नहीं होता है। तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। देर इज अ वे, टब होता है तो नॉर्मल अगर रेगुलर टब होता है तो उसको कैसे क्लीन किया जाए, उसको बिफोर द मदर वाटर टब में एंटर करने के पहले क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किया जाए, कैसे उसको डिसइंफेक्ट किया जाए, कैसे उसको पानी कितना तक भर के कितना टाइम तक रखा जाए, उसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस रहते हैं। फिर बेबी के अंदर जाने के बाद थर्मोमीटर से देखा जाता है एवरी नाउ एंड देन। जब तक माँ अंदर रहती है उसको टेम्परेचर मॉनिटर करते रहते हैं, कब एक्स्ट्रा पानी भरते हैं कब निकालते हैं वो रहता है। अगर माँ बाहर निकलती है
शी विल, हर एक बार ऐसे नहीं है कि उधर ही बैठी रहती है, अगर बाहर निकलती है तो दोबारा फिल किया जाता है वाटर, तो उसमें रहता है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स रहते हैं, तो बेबी को इन्फेक्शन होने का रिस्क उसमें नहीं रहता है। दूसरे टाइप के पूल्स भी रहते हैं, सभी हॉस्पिटल्स में, सभी जगह पर फिक्स्ड पूल्स के लिए जगह नहीं रहती है, तो ऑल्सो देर आर इन्फ्लेटेबल पूल्स, उसके लिए स्पेशल वाटर टब के इन्फ्लेटेबल पूल्स रहते हैं। उसमें क्या होता है कि लाइनर्स आते हैं, तो वो लाइनर्स हर एक बर्थ के लिए सेपरेट डाला जाता है, जैसे ही वो डिलीवरी हो जाता है वो लाइनर निकाल दिया जाता है। तो ऑल दीज प्रिकॉशंस लेने के वजह से इन्फेक्शन कंट्रोल का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वी हैव बीन डूइंग वाटर डिलीवरी सिंस 2008, उसके वजह से इन्फेक्शन आया ऐसे तो कहीं भी नहीं हुआ है, तो वी शुड नॉट बी वरीड टू मच अबाउट दैट। जो वजाइनल डिलीवरी होता है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। फिर एक तरह का डिलीवरी होता है जो नेचुरल होता है। नेचुरल डिलीवरी उसको कहते हैं जिसका जिसका लेबर खुद ब खुद शुरू होता है, या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्शन के साथ, या फिर पानी छूटने से, जैसे भी दो तरीके से लेबर शुरू हो सकता है। वो लेबर ये होता है जो अपने आप प्रोग्रेस करता है, उसमें ना हम उसके लिए मेडिसिन डालते हैं, उसको पेन्स को ज़्यादा करने के लिए मेडिसिन नहीं डालते हैं, दवाइयाँ आईवी से नहीं डालते हैं, वजाइना में नहीं डालते हैं, कोई भी दवाइयाँ नहीं रहती हैं। पेन कंट्रोल के लिए बार बार दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। इसमें ऐसे होता है जो ये जो पेन है वो माँ के अपने बॉडी से है, इट इज ऑफ हर बॉडी, बाय हर बॉडी, फॉर हर बॉडी टू गिव बर्थ टू हर बेबी। तो जब हम बाहर बोलते हैं एपिड्यूरल लिया है, ये लिया है, वो लिया है, वो नेचुरल के अंदर नहीं आता है, दैट इज एन इंटरवीन्ड बर्थ। फिर ये होता है कि जब पुशिंग का टाइम आता है, अगेन दवाइयाँ दी जाती हैं, या फिर माँ को लिटाया जाता है, पैर ऊपर किया जाता है, कोई उसको बोलता है पुश करो, फिर काटा जाता है। ये सब कैटेगरी नॉर्मल डिलीवरी में आता है, जो वजाइनल डिलीवरी है। हम जब बात कर रहे हैं वाटर बर्थ का या इवन लैंड बर्थ, बट जब नेचुरल बर्थ होता है वो बर्थ मदर से स्टार्ट होता है, मदर से एंड होता है। बाकी जो हम लोग जो रहते हैं, वेदर इट इज दी केयर प्रोवाइडर, दी ऑब्स्टेट्रिशियन, द मिडवाइफ, द नर्सेस, वो उनका काम क्या है? माँ को सपोर्ट करना, इमोशनली सपोर्ट करना, फिजिकली सपोर्ट करना। जब अगर वो पैनिक करे तो हाथ पकड़ के बोलना हो जाएगा, चलो हम आपके साथ हैं। वाटर बर्थ इज अ कंप्लीटली नेचुरल बर्थ। ऐसे नहीं है कि दर्द कम होता है, जो दर्द है वो दर्द है, पर जो पेन का जो परसेप्शन है वो कम हो जाता है। तो वाटर बर्थ का मतलब ये नहीं है कि लेबर कम होगा, लेबर पेन जो है वो पेन है, पर वो पेन ऐसा पेन भी नहीं है कि जो फ्रैक्चर पेन है, बर्न पेन है, ऐसा पेन नहीं है, वो सब बाहर के पेन है, ये अंदरूनी पेन है। एक बात ये जानना जरूरी है व्यूअर्स को कि आजकल जो अपने महिला का अंदर का जो इंस्टिंक्ट है वो कंप्लीटली बाहर भेज दिया गया है। हमने बर्थ को एक इमरजेंसी बना दिया है, जिसके वजह से हम सोचते हैं कि अगर डॉक्टर्स नहीं है तो मेरे से डिलीवरी होगा ही नहीं, पर ऐसे नहीं है। 7 बिलियन लोग आज इधर वर्ल्ड में इसलिए हैं कि हमारे बॉडी ने जिस बच्चे को बनाया है उसको बाहर निकालने की क्षमता उसमें जरूर है। तो जो पेन है वो पेन को अगर हम पहले से ये मदर्स को बताएं कि ये पेन मैनेजेबल है, उसके लिए चाइल्ड बर्थ एजुकेशन की जरूरत है, जो हम हमेशा देते हैं, उसको हम लमाज क्लासेस बोलते हैं। उसमें अगर हम उनको बता दें कि ये सब है आपके पास, आपके पार्टनर आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, आपके फैमिली आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, और हम आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, तो जो पेन है जो आता है और जाता है। जब नहीं है पेन तब बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसे है कि जब आप और मैं अभी जैसे बैठे हुए हैं वैसे हैं। तो अगर हमारे माइंड में एक डर रहता है कि वहाँ पेन आएगा, पेन आएगा, पेन आएगा, तो वो पेन बहुत ज्यादा लगता है। पर अगर हमको मालूम है कि ये आएगा, 30 सेकेंड तक रहेगा, मैं उसके लिए ब्रीदिंग कर सकती हूँ, वाटर में जा सकती हूँ, शावर ले सकती हूँ, पोजीशन चेंज कर सकती हूँ, और मेरे पास लोग हैं जो मेरे पीठ को दबा देंगे, जो मुझसे आराम से बात करेंगे, मुझे पानी पीने के लिए बोलेंगे, मुझे खाना देंगे, तो वो पेन आराम से मैनेज हो जाता है। तो उसके अंदर आप वाटर डाल दो और उनको टब के अंदर बिठा दो, तो क्यों वो पेन के मारे
शाउट करेंगे। इनफैक्ट अगर हम अंदर जाते हैं तो कभी कभी लगता भी नहीं है कि माँ लेबर में है। बीच बीच में जब बहुत ज्यादा दर्द होता है तो यस, थोड़ा सा हाँ करके थोड़ा सा आवाज आता है। हम ऐसे नहीं बोलते कि हर एक का लेबर एक ही जैसा होना चाहिए, पर जब वो समझ जाती हैं कि ठीक है ये मेरे से हो जाएगा, और हम बोलते हैं चलो, और वाटर बर्थ में आते आते बेबी का जब हेड आता है हम उनको बोलते हैं छू के देखो आपका हेड, बेबी का हेड आ रहा है। सडनली दे लुक एंड से वाओ, आई कैन डू दिस, यू नो। तो जो, और वैसे करने से ना ही पेन उनको कम लगता है। जब बेबी बाहर आता है वो क्या बोलते हैं, आई डिड इट। ये बोलते नहीं है कि डॉक्टर आपने मेरा डिलीवरी किया। हमको ऐसे लगता है कि डिलीवरी और बर्थ सेम है, बट दे आर नॉट। डिलीवरी वो है कि हम किसी को खींच के बाहर निकालें, बर्थ वो है कि माँ अपने हिसाब से उसको जन्म दे। एंड देर इज अ वेरी वास्ट डिफरेंस इन दैट। सो यस, पेन इज फेल्ट लेस, मदर फील्स इन कंट्रोल, उसका प्राइवेसी बना रहता है, उसका पीसफुल प्लेस बना रहता है। वो अपने अपने पास एक म्यूजिक भी प्ले कर सकती है उसको जो लगा रहता है। शी कैन होल्ड हर हस्बैंड्स हैंड, she can look into his eyes, she can look into our eyes if she needs to, बट वो कंसंट्रेशन, फोकस, ब्रेथ वर्क ये सब लेकर जब पानी भी आसपास रहता है तो बहुत आसानी से पेन मैनेज हो सकता है। मोस्ट हेल्थी, नॉर्मल, लो रिस्क, जो हम 85% मदर्स का पॉपुलेशन है वो लो रिस्क होता है। एक 10 to 15% हायर रिस्क होता है। हम लो रिस्क महिलाओं को बोलते हैं जिनको ना कोई डायबिटीज है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कोई और प्रॉब्लम्स हैं। बेबी अगर बहुत छोटा है, प्री टर्म डिलीवरी हो रहा है, किसी मदर को इन्फेक्शन है, ये सब लोगों को वाटर में जाने के लिए नहीं बोलते हैं। अगर किसी का बैग ऑफ वाटर एक 24 आवर्स के ऊपर ब्रेक हुआ रहता है, उनको भी हम बोलते हैं कि इन्फेक्शन रिस्क बढ़ जाता है। पर जनरली जो हेल्थी, नॉर्मल, लो रिस्क मदर्स हैं उनको वाटर बर्थ के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। बट एज अ केयर प्रोवाइडर हम वॉचफुल रहते हैं। अगर किसी का सडनली ब्लड प्रेशर बढ़ गया या किसी को ब्लीडिंग हो रहा है जो नॉर्मल ब्लीडिंग से कुछ ज्यादा लग रहा है, उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं। किसी बच्चे का हार्ट बीट जब मॉनिटर करते रहते हैं, अगर हार्ट बीट ज्यादा कुछ लो हो गया या कुछ हाई हो गया, जिन मदर्स या बेबीज को मैनेज करने के लिए इजीली बाहर ज्यादा बेटर रहेगा, उन लोगों को बोलते हैं कि वाटर बर्थ यू डोंट डू। रेस्ट ऑफ ऑल द नॉर्मल लो रिस्क मदर्स कैन ऑप्ट फॉर अ वाटर बर्थ। 100% गारंटी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है कि कुछ भी रिस्क नहीं है। बर्थ एक ऐसी चीज है जिसमें कभी भी कुछ चेंज होने की या चैलेंजेस आने का चांस रहता है। पर एक केयर प्रोवाइडर जिसको इसमें एक्सपीरियंस है, उनको पता जरूर चल जाता है कि कौन सा नॉर्मल वाले रेंज में है और कौन सा आउटसाइड नॉर्मल रेंज में है। तो मैं जैसे पहले बताई, जो आउटसाइड द नॉर्मल कभी भी कुछ भी रेंज गया तो वो महिलाओं को, वो मदर्स को बाहर निकाल कर बेबी को बाहर निकालना बेटर रहता है। वैसे जब लॉन्ग टर्म स्टडीज किए जाते हैं तो लॉन्ग टर्म स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड, लॉन्ग टर्म स्टडीज में वाटर बर्थ में कोई दिक्कत आई नहीं है। कोई किस, देर आर सम लॉन्ग टर्म स्टडीज जिसमें बोलते हैं कि कभी कभी बेबीज को, न्यूबॉर्न बेबीज को इन्फेक्शन रिस्क ज्यादा रहता है। ऐसे कई स्टडीज किए गए हैं। वर्ल्ड वाइड लॉन्ग टर्म स्टडीज में देर आर स्लाइटली इंक्रीज रिस्क ऑफ infections to the newborn, but that is very very little compared to outside, and here there is not much difference. Statistical risk बोला जाता है पर overall risk कम है। and as long, मैं यही फिर से बोलूंगी कि जो केयर प्रोवाइडर इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं और जो मदर के साथ आराम से उनका रिलेशनशिप जो है, जो विच इज वन बेस्ड ऑन ट्रस्ट, तो ये ऐसे हादसे होने के हादसे कम है। मेन थिंग ये है कि उसको मालूम होना कि वो कौन से एनवायरनमेंट में बर्थ कर रही हैं। एक बर्थ प्लान जो होता है वो बन सकता है, पर वो बर्थ प्लान फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है। लैंड बर्थ हो या वाटर बर्थ हो, मेन थिंग इज के ओपन कम्युनिकेशन रहना जरूरी है केयर प्रोवाइडर के साथ। एक ट्रस्ट रहना जरूरी है केयर प्रोवाइडर और उनके बीच में।
अगर प्लान बनाया भी के वाटर बर्थ, कई लोग आके पूछते हैं डू यू चार्ज एक्स्ट्रा फॉर वाटर बर्थ, दे विल आस्क मी कि हमने अगर पहले से प्लान किया तो इज इट ओके। तो व्हाट आई से इज आप विजुअलाइज जरूर करिए, आप सोचिए कि मुझे चाहिए, पर प्रेपरेशन वही है कि जो लैंड बर्थ में हो और वाटर बर्थ में हो। प्रेपरेशन ये है कि दे शुड बी, इट्स अ लेबर, हम इसलिए बोलते हैं लेबर, वर्ड किस चीज का मानना है, हार्ड वर्क। तो वो लेबर हार्ड वर्क होने की वजह से बॉडी को प्रिपेयर करना जरूरी है। हमारे ग्रैंड मदर्स जो थे उनको प्रीनेटल योगा की या एरोबिक्स की या वॉकिंग की जरूरत नहीं थी, बट दैट वाज बिकॉज दे वर एक्सट्रीमली एक्टिव। बहुत सारे ग्रैंड मदर्स थे जो एग्रीकल्चर में काम करते थे, उनका खुद का फार्म था, वो विलेज वेल में जाके पानी भर के आते थे, नीचे बैठते थे, इंडियन टॉयलेट होता था, 10-10 बच्चों के साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे, चूल्हा के लिए नीचे बैठते थे, कचरा पोछा अपने आप करते थे। अभी तो वी डोंट हैव एनी ऑफ दोज। जहां भी जाओ एक स्कूटी है, नहीं तो कार है, अगर हमको मॉपिंग करना है तो भी बड़ा वाला स्टिक है, नहीं तो रोबोवैक है। तो बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। तो आई रियली बिलीव वेरी स्ट्रांगली कि जो महिला नेचुरल बर्थ चाहती है, वेदर इट्स नॉर्मल डिलीवरी या वाटर डिलीवरी, उनको बॉडी को प्रिपेयर करना जरूरी है। एवरी डे वॉकिंग, वी आस्क देम टू वॉक 1-1.5 आवर्स एवरी सिंगल डे। पहले कम से शुरू करो, फिर धीरे 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 ज्यादा करो। स्टेप्स क्लाइंब करिए, सीढ़ियां चढ़िए ऊपर नीचे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कंसेप्शन हुआ है तो लेटे रहना चाहिए, नीचे नहीं बैठना चाहिए, उठना नहीं चाहिए, स्क्वाटिंग नहीं करना चाहिए। ये सब गलत फहमियां हैं। और फिर हम बोलते हैं कि 2 जनों के लिए खाओ, बहुत ज्यादा वेट इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं 2 किलो आज वजन मेरा बढ़ जाता है तो मैं ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ती हूँ तो हाफने लगती हूँ। तो अगर माँ का भी वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उनको भी लेबर में दिक्कत होगा। तो अच्छा न्यूट्रिशन जरूरी है, अगेन वेदर इट्स लैंड बर्थ और वाटर बर्थ। अच्छा एक्सरसाइज जरूरी है। सेकेंड थिंग ये है कि माइंड प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये मेरा पेन है, ये मेरे बच्चे के लिए, मेरे बॉडी के लिए अच्छा है, मेरे बच्चे के लिए अच्छा है। तो अगर हम माइंड प्रिपेयर नहीं करते हैं तो ये सब हम वी थिंक ओ मेरा वाटर बर्थ हो जाएगा, पिंक हार्ट पर्पल फ्लावर्स फ्लोट होंगे मेरे रूम में। तो अगर हम ऐसे सोच के, बिना वैसे सोचे दिस इज हार्ड वर्क, ये मेरा काम है, न मेरा पति मेरे बेबी को पुश आउट करके निकाल सकता है, न मेरी डॉक्टर में पुश कर सकती है, ये मुझे ही करना है। तो वो माइंड प्रिपरेशन के लिए क्लासेस अटेंड करके, फैमिली को प्रिपेयर करके, फैमिली की गलत फहमियां निकाल कर, मेरा 90% ऑफ द काउंसलिंग एवरी टाइम गोज इन काउंसलिंग फैमिलीज एंड पार्टनर्स। बैठ के बोलना के लेबर अपने आप शुरू हो। सबसे पहले तो जैसे ही ड्यू डेट क्रॉस हो जाता है लोग ऊपर नीचे जंप करने लगते हैं, ड्यू डेट क्रॉस हो गया, ड्यू डेट क्रॉस हो गया। अगर हम उसको वो ही नहीं सहन कर रहे हैं तो लेबर कैसे सहन करेंगे? हमारे पास पेशेंस ही नहीं रहा है। इंस्टेंट जनरेशन, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट बर्थ। तो वो पेशेंस से अगर कर लेते हैं, माइंड बॉडी दोनों प्रिपेयर्ड होता है, तो वेदर लैंड बर्थ और वाटर बर्थ अच्छा हो जाता है। ऑल आई टेल देम इज विजुअलाइज। मुझे अगर पानी में चाहिए तो रोज विजुअलाइज करिए, मेंटली प्रिपेयर करिए, मेडिटेट करिए, मोटिवेट करिए अपने आप को। बट देर इज नो स्पेशल प्रेपरेशन रिक्वायर्ड फॉर वाटर बर्थ। Post water birth also nothing special. It is exactly the same. So whether it's land birth, whether it's water birth, you need good preparation and a good team. That's it. Otherwise, birth is beautiful. आसान प्रसव उसको कहते हैं जो माइंड बॉडी प्रिपेयर्ड रहता है। तो जैसे मैंने पहले बोला, आई थिंक फर्स्ट थिंग इज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप कंसीव भी करते हैं तो एक कॉन्शियसली कंसीव करना जरूरी है। यस, आई नो दैट बहुत सारे प्रेगनेंसीज बिना सोचे हो जाते हैं। अगर हम रियली चाहते हैं कि वी हैव ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, तो इवन बिफोर प्रेगनेंसी आपके लाइफस्टाइल को देखिए जरा। लाइफस्टाइल कैसे है? लेट नाइट्स हो रहे हैं क्या? आपका वर्क स्ट्रेस कैसा है? आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है? आपका वेट नॉर्मल रेंज में है क्या? मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि जो हाई बीएमआई है, कि लो बीएमआई है, वो कंसीव नहीं कर सकते हैं या डिलीवरी नहीं कर सकते। नॉट एट ऑल। वो भी हो जाता है, बट अगर ऑप्टिमल रेंज में है, अगर अपना न्यूट्रिशन ऑप्टिमल है, एक्सरसाइज ऑप्टिमल है, लाइफस्टाइल ऑप्टिमल है, स्ट्रेस कम है, तो जब उस
उस दौरान जब कंसेप्शन होता है तो दैट नेचुरली लीड्स इनटू अ हेल्थी प्रेगनेंसी। बहुत सारे लोग हमारे पास प्री कंसेप्शन के लिए भी आते हैं, तब हम उनको यही बताते हैं कि ये छोटी छोटी जो चेंजेस जो आप लेके आते हो, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग फाउंडेशन स्टोन फॉर योर प्रेगनेंसी। अगर हम रोज व्हाइट राइस लेके बैठते हैं, कुछ प्रोटीन नहीं खाते हैं, और चिप्स खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, हम बैठे रहते हैं और अपने बॉडी को मूव ही नहीं करते हैं, तो सडनली प्रेगनेंसी में हम कैसे करेंगे? सो दैट इज वन। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कि आपको कैसा बर्थ चाहिए। अगर आप आंख बंद करके बेड से रोल आउट होके यूरिन स्टिक पे पी करके ओके मेरा पॉजिटिव प्रेगनेंसी आ गया, ये मैं आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म एवरीबडी, और फिर घर वालों ने बोल दिया नेक्स्ट डोर हॉस्पिटल है वहां पर चले गए, आपने कुछ भी रिसर्च नहीं किया, डॉक्टर ने बोल दिया चलो 1 2 3 4 ये दवाइयां ले लो, आपने बोल दिया ठीक है, फिर आजू बाजू वालों ने, मम्मी लोगों ने बोल दिया आपको ये खाना है वो खाना है, पर आपने कुछ भी रिसर्च नहीं किया। एवरी टाइम आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोले ये स्कैन करो वो स्कैन करो, कर लिया लेके आ गए, तो आपका प्रेगनेंसी आपका कैसे हुआ? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, है ना? तो वो प्रेगनेंसी आपका जब होगा तब आप उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। विदाउट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास कोई छड़ी नहीं है कि मैं मैजिक वॉन्ड लगाकर बेबी को बाहर निकाल सकूं। तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विथ नोइंग दैट जो बेबी आपके अंदर है और जो बेबी आपके बाहर है वो सेम बेबीज हैं। अगर आप बाहर आने वाले बेबी को पेप्सी और डाय सोडा पिलाओगे नहीं, तो अंदर वाले बेबी को भी मत पिलाइए, है ना? अब अगर बाहर वाले बेबी को हेल्थ कॉन्शियस बनाने चाहोगे तो आप भी हेल्थ कॉन्शियस रहिए। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई मीन बाय प्रेपरेशन। वो प्रेपरेशन ऑल्सो ये है कि फिर आप रिसर्च करके फाइंड आउट करो कि आपके डॉक्टर्स के नॉर्मल डिलीवरी के रेट कैसे हैं, उनका नॉर्मली आपको कितना टाइम दिया जाता है, आप अगर क्वेश्चंस पूछते हो तो उनका रिस्पेक्टफुली आंसर दिया जाता है कि नहीं मैडम मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा तभी देखा जाएगा। अगर ऐसा आंसर आ गया तो सोचना जरूरी है। तभी का मतलब क्या है? अगर आप हेल्थी नॉर्मल लो रिस्क है तो मेरा आंसर ये होना चाहिए यस ना, यू हैव 95% चांस, 5% कुछ भी हो सकता है, पर लेट्स वर्क टुवर्ड्स अ हेल्थी कॉमन गोल। तो दैट इज योर सेकंड प्रेपरेशन। थर्ड प्रेपरेशन, बी अ लिटिल क्यूरियस अबाउट योर बॉडी। मेरे अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? डोंट थिंक कि मुझे बिना डिस्कम्फर्ट के सब कुछ हो जाएगा। वॉमिटिंग हुआ दवाई ले लिया, थोड़ा सा हार्टबर्न हुआ दवाई ले लिया, इधर पेन हुआ दवाई ले लिया, ऐसे लोगे तो फिर अगेन लेबर में यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज। अपने बॉडी में जो क्या हो रहा है वो क्यूरियस रह के अगर हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, आई कैन मैनेज दिस, देन लेबर ऑल्सो बिकम्स ईजियर। चाइल्ड बर्थ क्लासेस अटेंड करिए। Without all these things, to expect a good natural birth is very hard. हो जाएगा, it's not that you want. मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हम आपके बॉडी को आपने आउटसोर्स कर दिया एक डॉक्टर को, इवन इफ द डॉक्टर इज रियली रियली गुड, बिना समझ के आपका लेबर एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होने का चांस कम है। दैट्स द मेन थिंग। इट इज नॉट जस्ट अ बॉडी बीइंग born, यू आर रिसीविंग द सोल ऑफ योर बेबी, and I think that has to mean something. It's a spiritual experience, social experience, emotional experience, and a physical experience. So all of this has to come together.